प्रेम पत्र एक आखिरी उम्मीद कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसका किसी धर्म, जाति, व्यक्ति विशेष को अपमानित करने का कोई उद्देश्य नहीं है। इसमें जिस जीवन का चरित्र चित्रण किया गया है, उनकी पूर्ण सहमति ली गई है। किसी और व्यक्ति के जीवन की घटना से इसकी समानता होती है, तो वह सिर्फ संयोग मात्र होगी। पिछले भाग में आपने देखा रिया कुमार के लिए महंगी घड़ी खरीदने के साथ खूब पैसे खर्च करती है, फिर भी कुमार को उदास देखकर विचलित हो जाती है। मैट्रिक के बाद 12वीं में भी अच्छे अंकों से पास होने के बाद दोनों साथ स्नातक में एडमिशन के लिए तैयारी ही कर रहे थे कि तभी कुदरत के कहर की आफत की बारिश में कुमार का घर ढह जाता है। सौभाग्य से पूर्व में डाले एक फॉर्म का कॉल लेटर आ जाता है और कुमार नौकरी की तलाश में घर से पटना और पटना से नोएडा पहुंच जाता है, जहां उसकी मुलाकात गांव के मित्र सुमित से होती है, जो कुछ ही दिनों बाद कुमार से पीछा छुड़ाने की कोशिश करने लगता है। अब आगे। अचानक सुमित के बदलाव से काफी हताश और निराश कुमार के मन में तरह तरह के विचार पनप रहे थे। दोस्त से अजनबी बनने का सफर अच्छा था, किसी को दोष क्यों देना जब अपना ही रास्ता कच्चा था। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे थे, कुमार को घर वापस न जाने की अपनी जिद पर और जिद आने लगी थी। एक दिन भावुक होकर कुमार ने सतवीर नाम के एक ड्राइवर को आप बीती सुनाई, तो मुश्किल वक्त में सतवीर कुमार के लिए फरिश्ते बन गए। जो मैं खाऊंगा वह तुम्हें खिलाऊंगा, और जब तक मैं यहाँ हूँ तुम कहीं नहीं जाओगे। उसके बाद सतवीर ने कुमार की नौकरी के लिए हर संभव प्रयास शुरू कर दिए और जल्दी ही अपने ससुराल के लड़कों का पता करके कुमार की नौकरी सैमसंग कंपनी में लगवा दी, जहां कुमार के कुछ दिन तो सही व्यतीत हुए, फिर उनमें से कुछ लड़के उसे नौकर की तरह इस्तेमाल करने लगे। एक कमरे में 7 लड़के रहते थे, 5 दिन में और 2 रात में ड्यूटी करते थे। सुबह सुबह कुमार और 2 लड़के सबके लिए खाना बनाते थे। नाइट ड्यूटी वाले सुबह आकर उनका बना खाना तो खा लेते और शाम को दूध लेकर कभी खीर, दलिया वगैरह वगैरह अपने लिए बनाते और खाकर चले जाते। उनकी रोज की इन हरकतों से तंग आकर एक दिन कुमार ने बोल दिया, अगर नाइट ड्यूटी वाले सुबह हमारा बना खाना खाएंगे तो शाम को हमारे लिए भी बना कर जाएंगे, नहीं तो जैसे ये लोग शामिल खाते से दूध दही खाते हैं, हम भी खाएंगे और किसी के लिए खाना नहीं बनाएंगे। यह सुनते ही उनमें से एक लड़का सख्त लफ्जों में तपाक से बोला, यह कमरा मेरा है, यहाँ रहना है तो खाना बनाना पड़ेगा, नहीं तो अपनी व्यवस्था कर लो। कुमार को इतना कहाँ बर्दाश्त था, रात में ही अपना बैग समेट कर निकल गया और वह ठिठुरती सर्दी की काली रात उसने बिन कम्बल ही आग के सहारे गुजारी थी। अगले दिन कंपनी में साथ काम करने वाले साथी को रूम पार्टनर बना लिया और फिर सब कुछ ठीक ठाक चलने लगा था। अब उसने कॉल लेटर वाली नौकरी के हिसाब से हर महीने घर पैसे भेजना शुरू कर दिए। तभी कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट वर्करों ने परमानेंट होने के लिए हड़ताल कर दी। परमानेंट तो नहीं हुए, कुछ को निकाल दिया गया और कुछ का पदोन्नति की जगह पदावनति कर दिया गया, जिसका शिकार कुमार भी हुआ, जो अब तक नेपाल किट का सुपरवाइजर था, जहां एसी रूम में बैठकर सिर्फ एक लिस्ट में लिखे कोड के सामान का मिलान करना होता था। अब उसे बड़े बड़े ट्रकों से सामान उतारकर स्टोर में रखने का बमुश्किल काम मिला। पहले दिन तो जोश जोश में कर लिया, लेकिन दूसरे दिन झुक जाए तो सीधा ना हुआ जाए और सीधा हो जाए तो झुका ना जाए। इतनी मेहनत का काम उसके बस का नहीं था। मजबूरन उसे नौकरी छोड़नी पड़ी। दूसरी नौकरी की तलाश में दर दर भटका, हर जगह निराशा हाथ लगी और फिर मुश्किल वक्त में सतवीर के पास पहुंचकर निवेदन किया कि अब किसी भी तरह मुझे कार चलाना सिखा दो, शायद कोई और काम मुझे नहीं मिलेगा। सतवीर ने उसे निराश नहीं किया। अब उन्हें जब भी मौका मिलता तो वह अपनी नौकरी दांव पर लगाकर कुमार को साथ ले जाते
और आते समय उसे गाड़ी सिखाने के साथ ट्रैफिक रूल की बारीकियां समझाते। कुछ ही दिनों बाद कुमार को अलग गाड़ी मिल गई, जिस पर 24 घंटे की ड्यूटी से चंद दिनों बाद ही कुमार बीमार पड़ गया और न चाहते हुए भी उसे घर जाने का फैसला करना पड़ा। अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ कुमार रिया के घर के सामने था। उसे देखकर भी रिया अनदेखा करके घर के अंदर चली गई। कुछ देर बाद छत पर आई और कुमार की तरफ घर के अंदर आने का इशारा कर दिया। घर के अंदर पहुंचते ही कुमार का गरेबान पकड़कर तब तक खींचती और चीखती रही जब तक शर्ट के सारे बटन नहीं टूट गए। तुम लड़के जात होते ही निर्दयी हो, किसी के होने ना होने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और तुम्हारा क्या है, वहाँ गुल खिलाने के लिए किसी और की तलाश कर ली होगी। वह कुमार को पीटते पीटते बहुत कुछ सुनाने के साथ फूट फूट कर रो रही थी। रिया को इतना टूट कर रोता देख कुमार भी अपने आंसू नहीं रोक पाया। फिर कुमार ने आप बीती सुनाई तो गमगीन माहौल में रिया ने रोते हुए कहा, तुम्हारी पढ़ाई शुरू होकर एक बार फिर बंद हो गई, इसका दुख है। लेकिन तुमने घर के मुश्किल वक्त में जो संघर्ष, समर्पण और त्याग किया, उसके लिए मुझे अपनी पसंद पर अभिमान है। इतने बड़े शहर से 11 महीने बाद आए हो, हमारे लिए क्या लाए हो। कुमार बंद मुट्ठी रिया की तरफ करते हुए, ऊंची दुकान पर तो सब फीके पकवान थे, लेकिन हम तुम्हारे लिए दुनिया की सबसे मीठी चॉकलेट लाए हैं। अति उत्साहित रिया ने पूरा जोर लगाकर मुट्ठी खोली तो उसमें 1 रुपए के 16 कम्पट थे, जिन्हें देखकर रिया सिर्फ हंसे जा रही थी। पल भर में गमगीन माहौल मस्ती में बदल गया। तभी दरवाजा पीटने की जोर जोर से आवाजें आने लगी। रिया घबराई, लग रहा है मम्मी जग गई। कुमार, मतलब मम्मी के होते हुए तुमने मुझे घर बुला लिया। रिया, हाँ, मैंने ऊपर कमरे की कुंडी लगा दी है, तुम फटाफट निकल भागो, मैं उन्हें संभालती हूँ। कुमार, निकल भागूं बिना बटन की शर्ट। रिया, अरे बुद्धू, दोनों तरफ से गांठ बांध लो और भाग जाओ। कुमार को उस दिन रिया का यह आइडिया बहुत अटपटा लगा, लेकिन बाद में बटन वाली शर्ट में भी गांठ बांधना फैशन बना लिया। कुमार अभी ठीक से स्वस्थ भी नहीं हुआ था कि तभी सुमित गांव आ पहुंचा और उसने एक बड़ी कंपनी में ट्रांसपोर्टर की नौकरी बताई, जहां 9 से 5 ऑफिस टाइम की तरह ड्यूटी रहेगी। कुमार उस नौकरी के लिए अगले ही दिन नोएडा आ गया और उसे एक बड़ी कंपनी यूपी इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड में नौकरी मिल गई, जहां उसने खूब पैसा कमाया। काफी उतार चढ़ाव के बाद जीवन पटरी पर लौट आया था। अब रिया से भी प्रेम पत्रों के माध्यम से बातचीत होने लगी थी। रिया जिस पोस्टमैन से कुमार के प्रेम पत्रों को पोस्ट ऑफिस से लेती थी, अचानक उसका ट्रांसफर होने के बाद आए नए पोस्टमैन ने कुमार के पत्र को रिया के घर पहुंचा दिया, जिसे पढ़कर रिया के पिताजी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उन्होंने जो अपनी बेटी को प्यार और संस्कार दिए थे, उसका अंजाम यह होगा। शाम को अपने पापा का रौद्र रूप देख रिया अचंभित थी। उन्होंने कड़ाई से पूछताछ की तो उसने सब साफ साफ बता दिया। आपने एक भटके हुए राही को रास्ता दिखाकर बहुत अच्छा किया, उसके लिए हमें तुम पर गर्व है। और फिर प्यार से समझाने लगे, बेटा, तुम्हारे इस बाप की इज्जत इस चौराहे पर ही नहीं, क्षेत्र और समाज में भी बहुत है। इस उम्र में अक्सर बच्चे भटक कर अपने ही परिजनों को दुश्मन मान बैठते हैं। अभी आपका यह छोटा सा जीवन एक कुएं के मेंढक की तरह है। दुनिया में तुम्हारे इस कुमार से हजारों लाखों अच्छे राजकुमार पड़े हैं, बस उन्हें कुएं से बाहर निकलकर तुम्हें देखना और समझना है। ज़्यादा जज्बाती मत बनो, हमारी पीड़ा को अपनी पीड़ा समझकर कुमार को भूल जाओ। उसकी छोटी सी नौकरी से खर्चे चलाओगी या खाना खाओगी, वह सामाजिक और आर्थिक किसी भी स्तर से हमारे बराबर नहीं है। और सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि वह हमारी जात बिरादरी का भी नहीं है। बेटा, समाज में रहकर सामाजिक परंपराओं के विपरीत जाना समुद्र में रहकर मगर से बैर करने जैसा होगा। बरसों में कमाई अपने बाप की इस शोहरत और इज्जत को पल भर में मिट्टी में मत मिलाओ।
इस भाग के लिए इतना ही। अब सीरीज के अंतिम भाग में मिलेंगे, तब तक नमस्कार।